एक गांव में एक चतुर सासू माँ शारदा और बहुत ही खूबसूरत बहुरानी अनामिका रहती थी। अनामिका हमेशा अपनी सासू माँ पर औकात से ज्यादा रौब झाड़ने की कोशिश किया करती थी। वो हमेशा चाहती थी कि सबके सामने अनामिका अपनी सासू माँ से स्मार्ट हो और सासू माँ उसके नीचे छोटी हो जाए। शारदा का बेटा रमेश अपनी पत्नी अनामिका को कभी ना नहीं कहता था। शारदा समोसे बेचकर पैसे कमाया करती थी। शारदा के समोसे लोगों को बड़े पसंद थे, पर ये बात अनामिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, कहो बेटा, क्या कहना है? कुछ नहीं माँ, मुझे बस 10,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे क्यों चाहिए? कहीं से उधार लिया था क्या? नहीं माँ, मैं कभी उधार लेता हूँ क्या? फिर इतने पैसे क्यों चाहिए? असल में अनामिका को बनारसी साड़ी चाहिए था, इसीलिए मैं मांग रहा था। अरे उसे कहो यहाँ आकर कहने। तुम्हें सरल देख के वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी उसे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? जाके कहो मैं नहीं दूंगी। शारदा और रमेश जब ऐसी बातें कर रहे थे तब अनामिका उनकी बातें पीछे से सुन लेती है। वो सुनने के बाद वहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्या कहा? तुम अब मुंह खोल के चिल्लाओगी? ऐसा क्या कह दिया? मैंने बस एक साड़ी के लिए कहा। आपको बड़ा घमंड है कि आप कमा रही हैं, इसीलिए आप चाहती है कि सब आपके पैरों तले रहे, लेकिन मैं नहीं रहने वाली। मुझे किसी के पाँव पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप पैसे देंगी या नहीं? मैं नहीं दूंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी। जो करना है कर लो। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो रात भर सोचती है, फिर वो परिकल्पना करती है कि वो भी समोसा का ही व्यापार करेगी। अगले दिन सुबह ही सासू माँ के प्रतिद्वंदी बनके वो समोसा बेचना शुरू कर देती है। सासू माँ के भाव से कम भाव रख के अनामिका समोसा बेचने लगती है और ये सोचकर खुश होती है कि अब सासू माँ का नुकसान होगा। अनामिका, तुम जैसा कर रही हो उससे हमें घाटा ही होगा। तुम माँ को क्यों घाटे में डाल रही हो? अजी, आपके बेवकूफ दिमाग में ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। अगर मैं कम भाव में समोसे बेचूंगी तभी तो सभी लोग आएंगे मेरे पास समोसा खाने। आपकी माँ के पास कोई नहीं जाएगा, तभी तो तुम्हारी माँ को घाटा होगा। मुझे घाटा हो इससे कोई परवाह नहीं, पर मैं ऐसा कुछ करूँगी ताकि लोग तुम्हारी माँ के पास समोसा खाने बिल्कुल ना जाए। आप बस देखते रहिए। क्यों अनामिका, तुम माँ के ऊपर हमेशा क्यों नाराज रहती हो? थोड़ा धैर्य रखो और अपना ये जिद्दीपन है ना, उसे तो तुम छोड़ ही दो। हम माँ की बात सुन ही सकते हैं, वो घर में सबसे बड़ी है और हमारा कर्तव्य बनता है ये। अगर आप इस तरह से बातें करेंगे ना तो मैं आज आपको रात में खाना भी नहीं दूंगी। देख लीजिएगा, बस 10,000 की बात थी। मैंने एक बनारसी साड़ी खरीदने के लिए कहा था और उसके लिए सासू माँ ने मुझे ना कह दिया। आप ही बताइए। माँ ने जो किया वो सही है अनामिका। अब आप बात मत कीजिए, कल से आप मेरे व्यापार में घुसिएगा भी मत। आपकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, फायदा तो दूर की बात। ऐसा कहकर सासू माँ से नाराज होके अनामिका अपने व्यापार करने में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर शारदा अपना व्यापार करना बंद कर देती है। ये देखकर अनामिका मनी मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि उसने शारदा को हराकर वो जीत गई। अब क्योंकि लोग अनामिका के पास आने लगे समोसा खाने के लिए, इसीलिए वो जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए अनामिका समोसे का भाव बढ़ा देती है। अब क्योंकि अनामिका ने समोसे का भाव बढ़ा दिया तो ग्राहक भी अब उसके पास कम आने लगे। इस बात से अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसे एक दिमाग में तरकीब आती है। क्योंकि तेल के भाव भी बहुत बढ़ गए थे, इसीलिए उसने सोचा कि तेल में मिलावट करने से कैसा रहेगा। बाद में अनामिका ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया। कम भाव में वो समोसे मुनाफे के साथ कमाने लगी, पर शारदा अपनी बहू के सारी हरकतों पर नजर रखी हुई थी। अनामिका, इस तरह तुम मिलावटी तेल में समोसा तल रही हो, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो? देखिए, उन्हें भी अपना पेट भरना है और हम भी ये सब कर रहे हैं ताकि हम अपना पेट भरे। इसमें क्या गलती है, आप ही बताइए। कल जब उनकी तबीयत खराब होगी तो हमारा नाम बदनाम होगा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप व्यापार में मत घुसिए। जाइए, अभी के अभी आप यहाँ से जाइए।
इस तरह से अनामिका अपने पति को वहाँ से जबरदस्ती भेज देती है। मिलावटी तेल से अनामिका व्यापार चला रही है, ये बात शारदा को पता था। अब चूंकि ये साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए शारदा चुपचाप बैठी हुई थी। एक दिन 6 लोग अनामिका के पास समोसे खाकर सीधा अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि अनामिका का समोसा खाने से इस तरह का कांड हुआ है। तब सब इंस्पेक्टर रविंद्र अनामिका के पास आके कहते हैं, देवी जी, आपके समोसे तो बहुत ताकतवर है, इसे खाने के बाद सीधा लोग ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए पता लगाने मैं यहाँ पर आ गया। हाय भगवान, लगता है किसी ने आप तक कोई गलत खबर पहुँचाई है। पर हमारे कांस्टेबल ने कहा कि तुम्हारे घर में मिलावट तेल के डब्बे मिले हैं, तुमने गलती की है। अच्छा रहेगा अगर तुम मान जाओ, हम तुम्हें तकलीफ भी कम देंगे। चलो अब सच बताओ। डर के मारे अनामिका अपनी गलती मान लेती है। वो कहती है कि वो समोसा मिलावटी तेल से बनाया करती थी। पुलिस अनामिका को अरेस्ट करके उसे ले जाती है। फिर शारदा आती है। शारदा को इंस्पेक्टर साहब पहले से जानते थे। क्या शारदा, यहाँ पे बहुत दिन हो गए तुम्हारे समोसा खाए हुए। जब से तुमने दुकान बंद की है, लोग ऐसे महिलाओं के पास समोसा खाने लगे। ये मिलावटी तेल से समोसा बनाती थी और लोगों के जान से खेलती थी। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई और नहीं, मेरी बहू है। माफ कर दीजिए मेरी बहू को, एक बार के लिए कम से कम। आइंदा ये ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम कह रही हो इसीलिए मैं तुम्हारी बहू को छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना आइंदा। इंस्पेक्टर बाबू वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका एक लंबी सांस लेती है और जाके अपनी सासू माँ के पैरों तले गिर जाती है। सासू माँ से माफी मांगने लगती है। शारदा उसके बाद अनामिका को माफ कर देती है। आइंदा कभी भी मैं आपके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई है, यही बड़ी बात है, अब दुखी मत हो। इस तरह अनामिका और शारदा एक हो जाती है। फिर शारदा और अनामिका दोनों मिलके समोसे का व्यापार करना शुरू करती है। ये देखकर रमेश भी बहुत खुश होता है। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका का पति रमेश शहर में छोटी मोटी नौकरी करता था। कभी कभार वो शहर से गांव आता था। एक दिन सास बहू बातें करके अपना समय बिता रही थी। सासू माँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, गांव वाले कहते हैं कि तुम लोगों की क्या परेशानी है ऐसी, तुम लोग तो अमीर हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। पर मैं जब देखती हूँ तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पता नहीं लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा उसे कहने लगती है, हाँ अनामिका, कभी हम बहुत अमीर हुआ करते थे, हमारे पास बहुत जायदाद थे, बहुत पैसे थे, लेकिन तुम्हारे ससुर जी और मेरे ससुर जी मिलके दान दक्षिणा करके सारे पैसे बर्बाद कर दिए। बस हमारे लिए ये बड़ा सा एक घर छोड़ दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है अनामिका। इस तरह से कह के शारदा बहुत दुखी हो जाती है। ये सुन के तब अनामिका कहती है, ओह सासू माँ, जो होना था तो हो गया, अब उस बारे में ज्यादा सोच के क्या फायदा, बताइए। इतने जायदाद थे, सब बर्बाद हो गए। आज कुछ रहता तो अच्छा होता। सासू माँ, जब मैं अलमारी ठीक कर रही थी तो अलमारी के अंदर मैंने कुछ पेपर देखा था। अगर हम उन पेपर को ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा कितने जायदाद बचे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आपने कभी पहले चेक किया है? अगर मैं उतनी पढ़ी लिखी होती तो जायदाद बर्बाद होने नहीं देती, सब बचा लेती। अब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो उन सबको वैसे ही छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे ससुर जी से कहा तो उन्होंने परवाह ही नहीं की। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ माँ जी, चलिए एक बार चल के उस पेपर को देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वो कमरे में जाते हैं और पुरानी अलमारी को खोलकर कागज देखने लगते हैं। सारे कागजात को जब ढूंढने लगती हैं तो उन्हें बस एक कागज मिलता है। उसे पढ़ने के बाद अनामिका आश्चर्य हो जाती है। सासू माँ, देखिए ये कागज क्या है? बहू, कहा ना मुझे पढ़ना नहीं आता, तुम ही पढ़ के बताओ क्या लिखा है। देख के तो मायावी खजाने की तस्वीर लग रही है। क्या कह रही हो तुम? मुझे अच्छे से खुल के बताओ बहू। अच्छा, मैं बताती हूँ। जादुई खजाने का रास्ता, गांव की छोर से पूरब की ओर जाएंगे तो उस तरफ आपको 2 पहाड़ दिखेंगे। उनके बीच में एक रास्ता जाता है। उस रास्ते से आगे बढ़ेंगे
तो एक गुफा मिलेगा। अगर हम उस घने अंधेरे गुफा के अंदर जाएंगे तो हमें गुप्त खजाना मिलेगा। ये राज सिर्फ हमारे घर वालों को ही पता था। आप इस बारे में किसी को भी पता चलने मत दीजिएगा। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा बहुत आश्चर्य हो जाती है। अगर इस तस्वीर को देखकर उस रास्ते पे जाए तो खजाना मिल सकता है, लग रहा है। हाँ, और उस खजाने को पाकर हम करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है, हमारे बेटे को लौटने से पहले उस जगह को ढूंढ के खजाना ले आना होगा। उसे पता चलने नहीं देना है। फिर देर न करते हुए कल ही हम उस खजाने को ढूंढने चलते हैं माँ जी। अनामिका की बातों पर सासू माँ भी तैयार हो जाती है। अगले दिन ही वो अपने लिए एक एक बैग लेते हैं और जरूरत की चीजें साथ लेके वो निकल पड़ते हैं। गांव के आखिरी प्रांत से वो पूर्व दिशा की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ दूर बाद उन्हें पहाड़ों के बीच से एक जाने का रास्ता दिखता है। सासू माँ, हम पहाड़ों के बीच के रास्ता के पास पहुँच गए। यहाँ से अब हमें सीधा आगे बढ़ते रहना है। वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जंगल दिखता है। जब वो जंगल के रास्ते से आगे जा ही रही थी, शारदा कहने लगती है, अरे बहू, अब मैं चल नहीं पा रही हूँ। बहुत भूख लगी है। थोड़ा यहीं रुक जाते हैं, विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहकर वो एक जगह बैठ जाते हैं। जो खाना लाए थे वो दोनों खा लेते हैं। तभी अनामिका कहने लगती है, सासू माँ, देर मत कीजिए। कैसे भी कल तक हमें उस खजाने के पास पहुँचना है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक सांप उनके सामने आ जाता है। उस बड़े से सांप को देखकर वो दोनों डर जाती है। वो सांप उन्हें काटने के लिए पीछा करने लगता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगती है। जाने दो संपत्ति को, यहाँ आके अपनी जान क्यों गंवाना, मुझे डर लग रहा है। अरे सासू माँ, अभी ये सब बात क्यों कह रही है? भागिए, यहाँ से जान बचाइए। ऐसा कहकर वो काफी दूर भागते भागते पहुँच जाती है। सासू माँ, सांप ने भले ही पीछा किया, पर हम गुफा समय से जल्दी पहुँच गए। अभी गुफा जाएंगे तो संपत्ति लेके घर भी जा सकते हैं। फिर देर क्यों कर रही हो? चलो अंदर चलो। क्योंकि गुफा अंधेरा था, इसीलिए लकड़ियों के छोड़ पे आग जला के वो अंदर जाती है। अरे बहू, तुम्हें लगता है अंदर खजाना होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप ऐसे डरेंगी तो मुझे भी डर लगेगा। सासू माँ, आगे बढ़िए। ये सोचते हुए आखिरकार अंदर तक वो पहुँच जाती है। वहाँ जाके वो आश्चर्य हो जाती है ये देखकर कि पत्थरों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। अरे सासू माँ, खजाना कहाँ गया? यहाँ तो बस छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। लगता है हमारे आने से पहले कोई आके खजाना चोरी कर ले गया। बेकार इतने दूर आए हम। अब दुखी होके क्या फायदा सासू माँ, रात हो गई है। यहीं सो के कल सुबह हम जाएंगे। रात में वो वहीं सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अनामिका वहाँ से एक पत्थर उठा के अपने बैग में रख लेती है। फिर सासू माँ और बहू रानी वहाँ से निकल जाती है। वो शाम तक घर पहुँचती है। तब तक रमेश घर लौट के आ गया था। उन दोनों को घर पे नहीं देख के रमेश को बड़ा गुस्सा आता है। मैं कल दोपहर घर आ गया। कहाँ चले गए थे तुम लोग? आस पड़ोसियों को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था? कहाँ मरने गई थी? वो अपनी पत्नी और माँ पे चिल्लाने लगता है। फिर अनामिका रमेश को पूरी कहानी एक एक करके बताती है। अच्छा, फिर तुम लोगों को खजाना मिला? कोई संपत्ति नहीं थी इन छोटे छोटे पत्थरों के अलावा। फिर बिना कुछ सोचे समझे वो उन पत्थरों को आम के पेड़ के तरफ फेंक देती है। तभी अचानक से उस पेड़ से मायावी सोने के आम की बारिश होने लगती है। ये देखकर तो तीनों आश्चर्य हो जाते हैं। मतलब ये पत्थर मायावी पत्थर है। जैसे ये आम के पेड़ पे पड़ा, इससे मायावी सोने की आम की बारिश होने लगी। अब ये फल हमारे हैं, ये सारे फल हमारे हैं। आओ आओ जल्दी उठाओ, ऐसा वो चिल्लाती है। तभी रमेश उसे जगाता है। अनामिका, अनामिका, क्या नींद में बड़बड़ा रही हो? उठो, सुबह हो गई। रमेश उसे नींद से जगाता है। अनामिका अपनी आंखें खोलती है। तब उसे समझ में आता है ये सब सपना था। हे भगवान, ये सब सपना था। अजी, मैंने सपना देखा कि मायावी आम के बरसात हो रहे हैं। इतना ज्यादा सोओगी तो ऐसे ही सपने देखोगी तुम। उठो, मुझे अब सुबह सुबह काम पे जाना है। इस तरह से रमेश कहता है। ये सुन के अनामिका कहती है, छी, अगर ये सच होता तो कितना अच्छा होता। आज मैं करोड़पति हो जाती। ऐसा कहकर अनामिका चली जाती है।